चुनाव अभी दूर है, लेकिन यूपी में आधी आबादी को साधने की होड़ है। वादों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। अब सवाल है, क्या सत्ता के गलियारों में भी बढ़ेगी? योजनाओं में महिलाओं के लिए हजारों लाखों की घोषणाएं, लेकिन टिकट बांटते वक्त पार्टियों का हाथ क्यों रुक जाता है? दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन सियासी तापमान अभी भी बढ़ने लगा। चुनावी मैदान भले ही औपचारिक तौर पर तैयार ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपना एजेंडा तय करना शुरू कर दिया। हर पार्टी की नजर उस वोट बैंक पर है जो पिछले कुछ चुनावों में सत्ता की दिशा तय करने में बेहद अहम साबित हुआ, और इस वोट बैंक का नाम है महिला वोटर। देश के 2 लोकसभा चुनावों से लेकर हाल के कई विधानसभा चुनावों तक महिलाओं की भागीदारी और उनका चुनावी रुझान लगातार राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनता गया है। यही वजह है कि यूपी में भी महिलाओं को लेकर योजना, सुविधा, आर्थिक मदद के ऐलानों की रफ्तार बढ़ती दिखाई दे रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी, दोनों ही महिला मतदाताओं को अपने राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में रखने की कोशिश कर रहे हैं। महिला समानता दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा चुनावी ऐलान करते हुए कहा कि अगर यूपी में उसकी सरकार बनती है तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी। मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आधी आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। जहां 1090 की शुरुआत की थी, वहीं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डायल 100 को दिया, और वही डायल 100 आज सरकार कह रही है कि इंटीग्रेटेड सर्विस के लिए बन गया है। ये वही डायल 100 है जिसमें पुलिस और हर इमरजेंसी सर्विस की मदद के लिए काम शुरू हुआ था। इसलिए मैं आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है, और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हर साल 40,000 रुपए देने का वादा किया गया। समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा कि समय के साथ इस राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। यानी संदेश साफ है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति, सम्मान, सीधी आर्थिक मदद को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। सपा का यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब अलग अलग राज्यों के चुनावों में महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और कल्याणकारी योजनाएं राजनीतिक नैरेटिव का बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। जाहिर है 2027 के यूपी चुनाव में भी महिलाओं से जुड़े मुद्दे सिर्फ सामाजिक कल्याण का विषय नहीं रहेंगे, बल्कि सीधे चुनावी गणित को प्रभावित करने वाले मुद्दे बन सकते हैं। वहीं योगी सरकार भी महिलाओं को लेकर अपने फैसलों और योजनाओं को लगातार सामने रख रही है। सीएम योगी ने लखनऊ में लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि स्नातक की पढ़ाई करने वाली 50,000 छात्राओं को अक्टूबर-नवंबर में स्कूटी दी जाएगी। हमने एक और व्यवस्था की है। हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। स्कूटी का ऐलान सिर्फ एक सुविधा का ऐलान नहीं है, बल्कि इसके पीछे महिला, शिक्षा, छात्राओं की आवाजाही, आत्मनिर्भरता का राजनीतिक संदेश भी है। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर भी 27, 28 और 29 अगस्त को महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा की घोषणा की गई है। वहीं लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा का भी ऐलान किया गया।
सीएम ने ये संदेश भी दिया कि डबल इंजन सरकार की योजनाओं के केंद्र में बेटियां और महिलाएं हैं। दरअसल यूपी की राजनीति में महिलाओं को लेकर ये सक्रियता अचानक नहीं आई है। पिछले कुछ वर्षों से चुनावी नतीजों ने राजनीतिक दलों को ये समझा दिया है कि महिला मतदाता अब सिर्फ परिवार के पुरुष सदस्य के राजनीतिक फैसले के साथ चलने वाला वोट बैंक नहीं रह गई है। महिलाएं खुद मतदान के फैसले ले रही हैं। कई जगहों पर पुरुषों से ज्यादा संख्या में मतदान कर रही हैं और राजनीतिक दलों के लिए एक स्वतंत्र चुनावी शक्ति बनकर उभर रही हैं। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम तक अलग अलग चुनावों में महिलाओं से जुड़े वादे, योजनाएं और नारों ने चुनावी राजनीति को प्रभावित किया। ऐसे में यूपी जैसे विशाल राज्य में महिलाओं को साधना किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनावी रणनीति का अनिवार्य हिस्सा बन चुका। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। राजनीतिक दल महिलाओं के कल्याण की बात तो खूब करते हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता की योजनाएं बनाते हैं, मुफ्त यात्रा का ऐलान करते हैं, स्कूटी देने की बात करते हैं, सम्मान और सुरक्षा का वादा करते हैं, लेकिन जब बारी महिलाओं को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी देने की आती है तो क्या तस्वीर उतनी ही मजबूत दिखाई देती है। यहीं पर राजनीति के दावों और जमीन पर दिखाई देने वाली हकीकत के बीच एक दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की 543 सीटों पर कुल 8,360 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन इनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या सिर्फ 800 रही। यानी कुल उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 10% रही। इन 800 महिला उम्मीदवारों में 279 निर्दलीय थीं और 267 गैर मान्यता प्राप्त दलों से जुड़ी थीं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से टिकट पाने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या 254 रही। इसका मतलब ये है कि जब बात संगठित और प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी टिकट देने की आती है तो महिलाओं की हिस्सेदारी और भी सीमित दिखाई देती है। यूपी के विधानसभा चुनावों में भी तस्वीर बहुत अलग रही है। 2022 के विधानसभा चुनावों में 403 सीटों के लिए कुल 4,442 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या करीब 560 थी। यानी कुल उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 13% रही। हालांकि 2017 के मुकाबले इसमें करीब 4% की बढ़ोतरी जरूर हुई, लेकिन ये आंकड़ा अभी भी उस राजनीतिक प्रतिनिधित्व से काफी दूर है जिसकी चर्चा महिला सशक्तिकरण के मंचों पर लगातार होती रही है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान चलाया और 155 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया। संख्या के लिहाज से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा महिलाओं को मैदान में उतारा, लेकिन चुनावी नतीजों में उसे इसका फायदा नहीं मिल पाया। बीजेपी ने 45, समाजवादी ने 42 और बहुजन समाज पार्टी ने 38 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया। यानी कुल महिला उम्मीदवारों में से 44 चुनाव जीतने में सफल रही। इनमें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का प्रदर्शन सबसे मजबूत रहा। बीजेपी की 29 महिला उम्मीदवार विधायक बनी, जबकि समाजवादी पार्टी की 14 महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। कांग्रेस की सिर्फ एक महिला उम्मीदवार जीत सकी, जबकि अपना दल सोनेलाल की 3 महिला उम्मीदवार भी विधानसभा पहुंची। बाद में राजनीतिक घटनाक्रम और उपचुनावों के बाद महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। अब अगर इससे एक कदम पीछे जाकर 2017 के विधानसभा चुनाव को देखें तो उस समय 485 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। बीजेपी ने 44 महिलाओं को टिकट दिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने 22, बहुजन समाज पार्टी ने 20 और कांग्रेस ने 11 महिलाओं को मैदान में उतारा। 485 महिला उम्मीदवारों में से 41 चुनाव जीतने में सफल रही थी। इनमें बीजेपी और उसके सहयोगी दल का दबदबा साफ दिखाई दिया। बीजेपी की 35 महिला उम्मीदवार और अपना दल की 1 महिला उम्मीदवार विजयी हुई थी। इसके अलावा बसपा और कांग्रेस से 2-2 और समाजवादी पार्टी से 1 महिला उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रही थी। बाद में उपचुनावों के जरिए 3 और सीटें महिलाओं के खाते में आई। इन आंकड़ों को एक साथ रखकर देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। पिछले 1.5 दशक में महिला उम्मीदवारों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन ये बढ़ोतरी उस अनुपात में नहीं है जिस तेजी से राजनीतिक दल महिलाओं को चुनावी राजनीति में निर्णायक मतदाता के तौर पर पहचान रहे हैं। यानी महिलाओं की राजनीतिक ताकत बढ़ी है, महिला मतदाताओं का महत्व बढ़ा है, लेकिन उसी अनुपात में राजनीतिक दलों के टिकट वितरण में महिलाओं की हिस्सेदारी अभी भी नहीं बढ़ी। और यही 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों का सबसे बड़ा सवाल बन सकता है। राजनीतिक दल महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं घोषित करते हैं, कितनी आर्थिक मदद का वादा करते हैं, कितनी मुफ्त सुविधाएं देते हैं, ये तो चुनाव के दौरान दिखाई देगा ही, लेकिन असली परीक्षा टिकट बंटवारे के समय होगी।